नमस्कार है आप सभी को और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ कक्षा 12 की हिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास के अंदर। हिस्ट्री में पाठ 6 पढ़ रहे हैं, आधुनिक भारत का स्वाधीनता आंदोलन। इस टॉपिक से पूर्व में हमने पढ़ा था सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्यों हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन, क्या क्या शर्तें थी, वो हमने इससे पूर्व वाले टॉपिक में पढ़ा है। तो हम चूँकि बुक से ही पढ़ रहे हैं, जो आपकी पाठ्य पुस्तक है उसी के टॉपिक्स को पढ़ रहे हैं। तो इसमें जो अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता क्या है और अन्य किस नाम से इस समझौते को जाना जाता है, वो हम इस पाठ के अंदर पढ़ेंगे। तो हम जानते हैं कि गांधी इरविन समझौता क्या है। देखिए 26 जनवरी समय है, 26 जनवरी 1931 का समय। गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी जी ने जब नमक कानून तोड़ा था तो ब्रिटिश सरकार ने उनको जो है कैद कर लिया था या बंदी बना लिया था। और इसके साथ 26 जनवरी 1931 को गांधी जी को पूना की यरवदा जेल, गांधी जी को पूना जेल में रखा गया था, जिस जेल का नाम था यरवदा जेल। तो पूना की यरवदा जेल से गांधी जी को 26 जनवरी 1931 को रिहा कर दिया गया और साथ में तेज बहादुर सप्रू और जयकर जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता थे, उनकी मध्यस्थता में ये जो समझौता हुआ था गांधी इरविन समझौता, वो हुआ था 5 मार्च 1931 को। आपको याद रखना है जो है समझौते की डेट क्या है, 5 मार्च 1931 है। तो ये समझौता हुआ तो हम जानते हैं कि ये समझौता क्या था। देखिए लंबी बातचीत के बाद 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ, जो कि उस समय लॉर्ड इरविन भारत के वायसराय थे। पहली बार कांग्रेस एवं सरकार को समानता के स्तर पर रखा गया। गांधी इरविन समझौते को दिल्ली पैक्ट का नाम भी दिया जाता है, यानी कि इस समझौते को किस नाम से जाना जाता है वो हम देखते हैं। आपकी पाठ्य पुस्तक में दिया गया है कि इसको अन्य नाम दिल्ली पैक्ट के नाम से जाना जाता है, लेकिन और भी इसके नाम हैं जो हम आज जानेंगे। कि एक तो इसे गांधी इरविन समझौता कहा जाता है, ठीक है, एक इसको दिल्ली पैक्ट के नाम से जाना जाता है। और वहीं लॉर्ड इरविन के जो कर्मचारी थे, इन कर्मचारियों ने इस समझौते को 2 संतों का कॉन्फ्रेंस या 2 संतों की कॉन्फ्रेंस कहा है, ठीक है, 2 संतों की कॉन्फ्रेंस। और वहीं राजनीतिज्ञ सरोजिनी नायडू ने इस समझौते को जो है 2 महात्माओं का मिलन है वो कहा है। और वहीं गांधी इरविन पैक्ट के नाम से भी इस समझौते को जाना जाता है। तो गांधी इरविन पैक्ट, 2 महात्माओं का मिलन, 2 संतों की कॉन्फ्रेंस, और मुख्य रूप से अगर हम इसे जाने तो गांधी इरविन समझौता और साथ में दिल्ली पैक्ट, ठीक है, या गांधी इरविन पैक्ट है, इसको जाना जाता है। गांधी इरविन समझौते के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार ने हिंसात्मक कार्यों में लिप्त बंदियों के अतिरिक्त सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा करने, उनकी जब्त की गई संपत्ति को वापस करने की बात है वो मान ली। इस समझौते के अंतर्गत जो तय हुई थी शर्तें वो इसमें थी। और साथ में सरकार ने समुद्र तटीय इलाकों में रहने वाले भारतीयों को घरेलू उपयोग के लिए नमक बनाने का अधिकार दे दिया। जिन सरकारी कर्मचारियों ने त्यागपत्र दिया था उनके साथ नरमी बरतने की बात सरकार ने मानी कि उनके साथ नरमी बरती जाएगी। और भारतीयों का शांतिपूर्ण धरना दिया जाने का अधिकार है इस समझौते के दौरान है वो दिया गया था। इन आश्वासनों के बदले कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करने की शर्त है वो मान ली। कांग्रेस लंदन में होने वाले दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए भी सहमत होगी। अगर हम इन्हीं पॉइंट्स में जाने तो हमारे लिए इजी रहेगा। तो इसके लिए आपको लिखने में जो बोर्ड एग्जाम होंगे या जो उत्तर लिखना है उसमें आपको सहूलियत रहेगी। तो हमने इसको पॉइंट्स में लिया है। देखिए गांधी इरविन समझौते में स्वीकृत हुई बातें कौन कौन सी थी। तो पहली जो है इसमें शर्त थी वो है कि समुद्र तटीय भारतीय समुद्र के किनारे बिना कर दिए नमक बना सकते हैं, यानी भारतीय बिना टैक्स दिए, बिना कर दिए, अब भारतीय लोग हैं, इस समझौते के तहत वो नमक बना सकते हैं। दूसरा जो था इसका पॉइंट कि जिन राजनीतिक बंदियों पर हिंसा के आरोप है उन्हें छोड़कर शेष को रिहा कर दिया जाएगा। कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जहाँ जहाँ हिंसात्मक कार्रवाई हुई और जिन लोगों को हिंसात्मक कार्रवाई के दौरान
उन्हें बंदी बना लिया है, तो उन लोगों को रोक कर या उनके ऊपर अगर किसी भी प्रकार का मुकदमा चलता है तो उनको छोड़कर बाकी जो कैदी है, जो जिन्हें जेल में डाल दिया गया है, उनको छोड़ दिया जाएगा। ये भी इस समझौते की शर्त थी। तीसरी शर्त अगर माने तो सरकारी नौकरी से बहुत सारे लोगों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान त्याग पत्र दे दिया था, क्योंकि वो इस आंदोलन में शामिल हो गए थे। तो अब इस शर्त में ये था कि जिन लोगों ने सरकारी त्याग पत्र दे दिया था नौकरी से, सरकार उनको वापस लेगी और उदारता दिखाएगी, यानी थोड़ी जो है दिलेरी है वो दिखाएगी। चौथी शर्त है इसमें कि भारतीय लोग शराब और विदेशी वस्त्रों की दुकानों पर कानून की सीमा के भीतर है धरना दे सकते हैं। अगर उन्हें भारतीयों को किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी है या किसी भी प्रकार की कोई भी मुसीबत है या कोई असमर्थन है, तो इसके चलते वो अपनी असहमति के लिए हिंसात्मक कार्रवाई नहीं करेंगे, किसी भी प्रकार का गैरकानूनी धरना नहीं देंगे, बल्कि जो ब्रिटिश सरकार की लगाई हुई शर्तें हैं उनके तहत वो विदेशी वस्त्रों की दुकान पर जो है धरना दे सकते हैं, और वो भारतीय कानून की सीमा के भीतर होना चाहिए, अंतर्गत होना चाहिए। फिर है नेक्स्ट पॉइंट है कि गांधी जी ने इस समझौते के दौरान ये मान लिया कि गांधी इरविन समझौते के दौरान अगर ये सारी शर्तें स्वीकार करती है सरकार, तो गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन है वो वापस ले लेंगे या इसको स्थगित कर देंगे। और भी इस समझौते की शर्त ये भी थी कि जब्त की गई संपत्ति को वापस किया जाएगा, यानी बहुत सारे लोगों की इस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बहुत सारे लोगों की संपत्तियों को जब्त कर लिया गया था। और फिर इसमें ये कहा गया, इस समझौते में ये भी तय किया गया कि जो भी प्रॉपर्टियां जिनकी जब्त की गई है उनको लौटा दिया जाएगा, जब तक कि अगर वो किसी तीसरी पार्टी को न बेची गई हो। अगर वो प्रॉपर्टी किसी और को बेच दी गई है तो वो तो वापस हस्तांतरित नहीं हो सकती, लेकिन हाँ अगर संपत्ति सरकार के पास है तो सरकार है उन लोगों को पुनः लौटा देगी। कांग्रेस निकट भविष्य में होने वाले दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी। ये भी ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत वर्तमान सरकार ने कांग्रेस को ये भी मनाया कि जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन होगा ब्रिटेन के अंदर, उसमें कांग्रेस है वो भाग लेगी। फिर अंतिम अगर शर्त हम माने तो वो थी कि गांधी जी पुलिस द्वारा ज्यादतियों के बारे में जांच की मांग नहीं करेंगे। इस दौरान सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो है बहुत सारी लाठियां भांजी गई थी, बहुत सारे लोगों को जो है हिंसात्मक कार्रवाइयों का शिकार होना पड़ा था। तो ऐसे में गांधी जी है यहाँ पे इस गांधी इरविन पैक्ट के द्वारा ये भी तय किया गया कि अब जिन लोगों के साथ ज्यादतियाँ हुई है या जिन लोगों की संपत्तियाँ बर्बरता के साथ हैं वो जब्त कर ली गई है, तो ऐसे में गांधी जी उन लोगों की तरफ का न्याय नहीं मांगेंगे और उनके बारे में अंग्रेज सरकार से जांच की मांग नहीं करेंगे। तो ये मुख्य शर्तें थी गांधी इरविन समझौते की। देखिए ये समझौता भारतीय इतिहास में किस नाम से जाना जाता है, या कह सकते हैं भारतीय इतिहास में इस समझौते की क्या प्रतिक्रिया हुई वो देखते हैं हम कि श्री के.एम. मुंशी ने इस समझौते को भारत के संवैधानिक इतिहास में युग परिवर्तन की घटना है इसको माना है। के.एम. मुंशी ने माना है। वहीं जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने यह कहकर इसकी आलोचना की कि गांधी जी ने पूर्ण स्वतंत्रता के लक्ष्य का बिना ध्यान में रखे ही समझौता कर लिया। यानी जो सुभाष चंद्र बोस और नेहरू ये कहते हैं कि गांधी जी ने बिना कुछ जाने सोचे ब्रिटिश सरकार के साथ समझौता कर लिया। तो यहाँ पे इसकी आलोचना है वो अलग अलग नेताओं ने अलग अलग तरीके से की है। वहीं गांधी इरविन समझौते को 23 मार्च से 28 मार्च 1931 तक चलने वाले कराची के वार्षिक अधिवेशन में अनुमोदित कर दिया गया। अनुमोदित यानी समर्थन दे दिया गया इस समझौते को। और इस समझौते में जो यह मुख्य बात है ध्यान दीजिए, इस समझौते में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव आदि के बारे में कोई विचार नहीं किया गया था। भारतीय लोगों को काफ़ी आशा थी कि गांधी जी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के बारे में भी यहाँ पे अपनी चर्चा करेंगे, उनके हित में भी कोई फैसला लेंगे। लेकिन इस समझौते के अंतर्गत, इस गांधी इरविन समझौते के अंतर्गत इन क्रांतिकारियों के बारे में कोई भी विचार है वो नहीं किया गया था। अतः देश भर में इस समझौते की जमकर आलोचना हुई। इस गांधी इरविन पैक्ट की जमकर आलोचना हुई। कराची अधिवेशन में युवाओं ने गांधी जी को काले झंडे दिखाए। बहुत सारे लोग, भारतीय जनता के अंदर नाराजगी बढ़ी और गांधी जी का काले झंडे दिखाकर गांधी जी की बात को नकारा गया, इस समझौते को नकारा गया और कराची अधिवेशन में गांधी इरविन पैक्ट को स्वीकार तो कर लिया गया, लेकिन इसी समय मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार के प्रस्ताव को भी साथ में स्वीकार कर लिया गया। यानी यहाँ पर इस समझौते की अगर हम कमी देखें तो यहाँ पे यही थी कि इसमें
इनके ऊपर कोई विचार नहीं किया गया था। बाकी इस समझौते को अंततः कांग्रेस ने इसको स्वीकार कर लिया गया था। इस अधिवेशन में राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम से संबंध प्रस्ताव भी स्वीकार किए गए और सुभाष चंद्र बोस ने विरोध दर्ज करते हुए ये कहा कि ये ब्रिटिश सरकार द्वारा सांत्वना पुरस्कार है। सांत्वना यानी शांतिपूर्ण तरीके से, या ताकि भारतीय है वो चुपचाप सहन करते रहें और शांतिपूर्ण तरीके से उनके साथ व्यवहार करें, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ न जाए। तो इस प्रकार से ये उनको एक सांत्वना पुरस्कार है। और कांग्रेस ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी को कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करने का प्राधिकृत भी किया कि वैसे ही गांधी इरविन समझौते की शर्त थी कि जो है कांग्रेस है वो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी, तो ऐसे में गांधी जी को कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करने का बोला कि गांधी जी है वो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करेंगे। तो यहाँ पे कांग्रेस का मुख्य व्यक्ति है वो गांधी जी को माना गया। अब हम देखते हैं कि गांधी जी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया और इस दौरान क्या कुछ हुआ कि गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए, जो कि ब्रिटेन या इंग्लैंड गए। इस सम्मेलन में ब्रिटिश सरकार का कोई भी प्रस्ताव स्वीकार करने योग्य नहीं था, यानी जो भी शर्तें यहाँ पे रखी गई थी इस गोलमेज सम्मेलन के दौरान, तो वो कुछ भी मानने योग्य नहीं था। इस कारण गांधी जी दिसंबर 1931 में भारत वापस आ गए। गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय सरकार ने गांधी इरविन समझौते के विपरीत भारत में दमन चक्र जारी रखा। हालांकि यहाँ पे गांधी इरविन समझौता जो हुआ था उसके दौरान की ब्रिटिश सरकार है वो भारतीयों के खिलाफ किसी भी प्रकार का एक्शन नहीं लेगी, उनके खिलाफ किसी भी प्रकार के अड़ंगे नहीं करेगी और शर्तों के मुताबिक बहुत कुछ जो है इसमें तय किया गया था। लेकिन जब गांधी जी यहाँ वापस आए तो यहाँ पर देखा कि समझौता जो हुआ था उसके विपरीत भारत में ब्रिटिश सरकार का दमन चक्र जारी था, यानी भारतीयों के ऊपर उनके अत्याचार एज इट इज जारी थे। महात्मा गांधी ने आकर इरविन के स्थान पर नए नियुक्त वायसराय उस समय थे विलिंगडन, और विलिंगडन से मिलकर बातचीत करने का प्रयास किया, किंतु उनका प्रयास यहाँ पर असफल रहा। ये असफल रहा और ऐसी परिस्थिति में 3 जनवरी 1932 को गांधी जी ने पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया और क्योंकि गांधी जी उनकी शर्तों से नाराज थे, कांग्रेस ने लंदन में 1932 में हुए तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया। इसी विलिंगडन के लिए कहा जाता है कि ये विलिंगडन गांधी जी से नाराज थे या गांधी जी के प्रति उनकी मन की भावना अच्छी नहीं थी, तो उन्होंने एक बार अपने बहन को पत्र लिखा था और पत्र में उन्होंने गांधी जी के बारे में ये लिखा था कि अगर गांधी नहीं होता तो ये दुनिया बड़ी खूबसूरत होती। यानी गांधी जी के मन का प्रतिरोध, गांधी जी के प्रति उनके मन का प्रतिरोध इस प्रकार से सामने आया कि अगर गांधी नहीं होता तो ये दुनिया खूबसूरत होती, अर्थात कि अगर गांधी नहीं होते तो हिंदुस्तान में इस तरह के कोई भी आंदोलन नहीं होते। तो कांग्रेस ने लंदन में 1932 में हुए तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया और कांग्रेस ने आंदोलन पुनः प्रारंभ करने पर ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को जेल में बंद कर दिया गया। गांधी जी ने जेल में अनशन शुरू कर दिया, यानी भूखा रहना और आंदोलन का ही एक स्वरूप था। गांधी जी अनशन पे बैठ जाते थे, जलपान त्याग देते थे या अन्न जल त्याग देते थे। गांधी जी की बिगड़ती हालत को देखते हुए सरकार ने 23 अगस्त 1933 को उन्हें जेल से रिहा कर दिया। जेल से रिहा होने के बाद गांधी जी राजनीति से अलग हो गए और अछूतोद्वार के कार्यक्रम में लग गए। अब गांधी जी को जब 1933 में जेल से रिहा कर दिया गया तो अब जहाँ गांधी जी ने अब अपना समय है वो हरिजन और दलितों के उद्धार में लगा दिया, या अछूत जो लोग थे भारतीय समाज में जिन्हें जो है निम्न का दर्जा दिया जाता था उनके कल्याण के कार्यक्रम में गांधी जी लग गए। और 18 मई 1934 को पटना के अंदर कांग्रेस की एक बैठक में बिना शर्त सविनय अवज्ञा आंदोलन उन्होंने गांधी जी ने जो है समाप्त कर दिया। यहाँ पर याद रखना है सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त कब हुआ, तो इसकी ये है कि 18 मई 1934 को सविनय अवज्ञा आंदोलन की समाप्ति की घोषणा गांधी जी ने कर ली। तो याद रखना है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ है, 1930 को, और सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्ति की घोषणा कब हुई है, 1934 को। ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की समाप्ति की घोषणा वो भी बिना शर्त गांधी जी ने इस आंदोलन को समाप्त कर दिया। इस आंदोलन ने बहुत बड़े सामाजिक वर्ग में
राजनीतिक चेतना जागृत की। देखिए, अगर हम इस आंदोलन का निष्कर्ष निकालें या कंक्लूजन निकालें या कह सकते हैं कि इस आंदोलन की क्या प्रतिक्रिया हुई या इस आंदोलन के क्या प्रभाव रहे, तो हम इस प्रभाव को जानते हैं कि इस आंदोलन ने राजनीतिक चेतना को जागृत किया, लोगों के अंदर जन चेतना जागृत की। महिलाओं, युवाओं, मजदूरों, किसानों एवं कम पढ़े लिखे ग्रामीण लोगों ने भी इस आंदोलन में भागीदारी निभाई थी। गांधी जी एक राष्ट्रीय नेता के रूप में लोगों के सामने थे और ऐसे में हर व्यक्ति ने इस आंदोलन में भाग लिया था और इस प्रकार से भारतीय जनता में राजनीतिक चेतना है वो जागृत हुई। इसे देखकर अंग्रेज भी आश्चर्य करने लगे थे कि एक गांधी जिसने संपूर्ण भारत को एकजुट कर लिया था या एक सूत्र में बांध लिया था, तो अंग्रेज भी इन सब स्थितियों को देखकर आश्चर्य में लग जाते थे। बंगाल के पुलिस विभाग के आईजी ने कहा था, मुझे इस बात का कतई अंदाजा नहीं था कि कांग्रेस को इस प्रकार से अज्ञानी और गंवार लोगों का भी सहयोग प्राप्त होगा। अब यहाँ पर वैसे भी ब्रिटिश है वो भारतीयों को इलिटरेट समझते थे, असभ्य समझते थे और ऐसे में जब ये कांग्रेस का ये आंदोलन बहुत तीव्र गति से चल रहा था और भारतीय जनता पूरी तरह से जो गांधी जी के साथ थी और जिन्हें राजनीति का अंदाजा भी नहीं था, लेकिन ऐसे में जो है ब्रिटिश सरकार है वो आश्चर्य से भर जाती थी और इसके लिए एक आईजी ने ये कहा था कि मुझे इस बात का कतई अंदाजा नहीं था कि कांग्रेस को इस प्रकार से अज्ञानी लोग वो है जो इलिटरेट है, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जो ग्रामीण हैं वो, और गंवार लोग यानी जो अंग्रेज हैं वो वैसे भी भारतीयों को अच्छी दृष्टि से नहीं देखते थे, उन्हें उनके प्रति सहानुभूति भी नहीं थी। तो ऐसे में उन्हें साधारण भारतीयों को उन्होंने गंवारों की संज्ञा दी है कि उनका सहयोग भी उन्हें प्राप्त होगा। अवध के किसानों, महाराष्ट्र, मध्य भारत और कर्नाटक के जनजातीय समुदाय एवं महाराष्ट्र के मजदूरों ने जिस प्रकार से इस आंदोलन में सक्रियता निभाई थी वह अद्भुत थी। यानी किसानों ने, मजदूरों ने, जनजातीय समुदाय ने और हर व्यक्ति ने इस आंदोलन में भाग लिया था और अद्भुत तरीके से गांधी जी का सहयोग है इस आंदोलन में दिया था। इस आंदोलन का आर्थिक प्रभाव महत्वपूर्ण था। आंदोलन के दौरान ब्रिटेन से आयातित कपड़े की मात्रा घटकर 1/3 हो गई थी कि अब जो ब्रिटेन का जो कपड़ा था वो भारतीय जनता खरीदने में रुचि नहीं दिखा रही थी, बल्कि जो यहाँ सूत काता गया था या जो भी भारत के अंतर्गत के जो व्यवसाय चल रहे थे उन्हीं को भारतीय जनता है वो खरीदने जा रही थी, या इसके कारण ब्रिटेन का जो कपड़ों का व्यापार है वो भी पूरी तरह से प्रभावित हुआ था। तो ये छोटा सा आज का हमारा टॉपिक था गांधी इरविन समझौता, और इस समझौते की जो है आलोचना क्यों की जाती है और अंततः अगर हम इसके पॉइंट्स देखें तो इस समझौते का निष्कर्ष क्या निकलता है या इसके प्रभाव क्या है, तो वो प्रभाव हमने इस लास्ट पैराग्राफ के अंतर्गत हमने जाना है और आशा करती हूँ कि आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। तो ये था गांधी इरविन समझौता। बस आपको डेट याद रखनी है, 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ है। और अन्य किस किस नाम से जाना जाता है, तो दिल्ली पैक्ट के नाम से जाना जाता है, गांधी इरविन पैक्ट के नाम से जाना जाता है, गांधी इरविन समझौते के नाम से जाना जाता है। तो ये था आज का हमारा पॉइंट। धन्यवाद।